जय हिंद कैडेट्स। मैं क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष प्रगति तोमर बीओसी से आप सबका हमारी आज की क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सबको पता है कि आज हमारी तीसरी क्लास है और इससे पहले ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी हैं और आज की क्लास में हम लोग वेपन ट्रेनिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं वेपन ट्रेनिंग होती क्या है। वेपन ट्रेनिंग वह शिक्षा होती है जिसके अंतर्गत हम सभी प्रकार के शस्त्रों का अध्ययन करते हैं। यानी जितने भी टाइप्स के वेपन्स होते हैं, शस्त्र होते हैं, वो उन सब का अध्ययन करना ही, उन सब के बारे में जानना ही वेपन ट्रेनिंग कहलाता है। सबसे पहले हम लोग राइफल्स के नाम आपको बताएंगे। बहुत सारी राइफल्स हमारे सिलेबस में होती हैं। उनमें से कुछ राइफल्स के नाम हैं 0.22 डिलक्स राइफल, 7.62 SLR, 5.56 इंसास, LMG, MMG, HMG। अब मैं इनकी फुल फॉर्म आप लोगों को बता देती हूँ। SLR की फुल फॉर्म होती है सेल्फ लोडिंग राइफल। इंसास की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। LMG की फुल फॉर्म होती है लाइट मशीन गन। MMG की फुल फॉर्म होती है मीडियम मशीन गन। HMG की फुल फॉर्म होती है हाई मशीन गन। सबसे पहले हम लोग राइफल्स के पार्ट्स और उनके जो फीचर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी राइफल आती है पॉइंट टू टू। हम सबसे पहले पॉइंट टू टू के बारे में जानेंगे। पॉइंट टू टू के जो पार्ट्स हैं वो हैं बट प्लेट, बट, बोल्ट नाव, लीवर, बोल्ट हेड, ट्रिगर, ट्रिगर गार्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब जो हम पॉइंट टू टू के मैं आपको फीचर्स बता देती हूँ। पॉइंट टू टू की कारगर रेंज है 25 गज, मजल वेलोसिटी 1030 फीट पर सेकंड, इसका वजन होता है 6.2 ओस, इसकी साइट होती है 25 यार्ड्स, इसकी हाई जो लेंथ होती है वो होती है 43 इंच या फिर कह सकते हैं 110 सेंटीमीटर। इसका रेट ऑफ फायर होता है 5 से 15 गोलियां पर मिनट। इसका जो एम्यूशन यूज़ किया जाता है यानी कौन सी राइफल में कौन सा एम्यूशन यूज़ किया जाता है नंबर का, तो इसमें एम्यूशन जो यूज़ किया जाता है 0.22 mm का यूज़ किया जाता है। इसकी मैगजीन की क्षमता 5 से 15 गोलियां होती हैं। नेक्स्ट है हमारी SLR। SLR के पार्ट्स हैं बट बट ग्रुप, पिस्टल ग्रिप, ट्रिगर गार्ड, ट्रिगर, मैगजीन, कैरिंग हैंडल, हैंड गार्ड। और इसकी जो लेंथ होती है, इसकी लेंथ 4 तरीकों से है। एक छोटी बट के साथ, एक नॉर्मल बट के साथ और एक लंबी बट के साथ। पर जो एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन आता है वो बैनेट के साथ वाली लेंथ पूछता है। तो SLR की बैनेट के साथ जो लंबाई है वो है 1397 mm। नेक्स्ट है इंसास। इंसास के जो पार्ट्स हैं वो असेंबली में कन्वर्ट किए जाते हैं। मतलब जैसे एक बॉडी होती है, बॉडी के जो फेस होता है, फेस में आँख नाक कान आते हैं, तो ये हो गया फेस असेंबली। हैंड्स होते हैं, हैंड्स में बाइसेप्स आ गए, ट्राइसेप्स आ गई, कोनी आ गई, फिंगर्स आ गई, थंब आ गया, नेल आ गया, तो ये हो गया हैंड असेंबली। तो इसी तरह से इंसास में असेंबली बांटी गई है। उसमें जो पहली असेंबली है वो है बॉडी हाउसिंग असेंबली, सेकंड है बैरल असेंबली, फिर है हैंडल कॉकिंग असेंबली, फिर है पिस्टन एक्सटेंशन असेंबली, फिर है ब्रीच ब्लॉक असेंबली, फिर है रिकॉल स्प्रिंग असेंबली। अब मैं इंसास के कुछ फीचर्स बता देती हूँ। इंसास की कारगर रेंज है 400 मीटर, मजल वेलोसिटी है 900 मीटर पर सेकंड, इसका जो वज़न है वो है 4 kg। और इंसास की जो बैनेट के साथ लंबाई है वो है 1110 mm। इंसास की साइट है 200 to 400 मीटर। इंसास का रेट ऑफ फायर है 60 to 650 राउंड्स पर मिनट। इसमें जो एम्यूशन यूज़ किया जाता है वो है 5.56 mm। इसकी मैगजीन क्षमता है 60 गोली। अब मैं LMG के बारे में बता देती हूँ। LMG के जो पार्ट्स हैं वो हैं बट प्लेट, बट हैंडल, बट स्ट्रैप, पिस्टन बफर स्प्रिंग, ट्रिगर, ट्रिगर गार्ड, ट्रिगर स्प्रिंग। और जो इसकी बैरल के साथ लंबाई है वो है 1130 mm। आप लोगों को मैंने पार्ट्स बता दिए हैं, इनके फीचर्स बता दिए हैं राइफल्स के। और अगर आपको लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत होती हो, ये हमारी LMG राइफल है, ये इंसास है। अगर आप लोगों को याद करने में दिक्कत होती है कि मतलब एक साथ लाइन में याद नहीं कर सकते, तो अच्छा होगा आप लोग एक टेबल बना लें, टेबल बना के कंपेयर करके फिर याद करें। जैसे कि मैंने यहाँ टेबल बनाई है, देख लीजिए, इस तरह से टेबल बना के आप लोग याद कर सकते हैं। ये बहुत ईजी तरीका है। नेक्स्ट है
साइट अलाइनमेंट एंड साइट पिक्चर। ये आप लोग एक प्रैक्टिकल वे में समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे हाथ में एक राइफल है और हम राइफल में देख रहे हैं, तो हमारी आँख और राइफल पे बैक साइड यू, देन फोर साइड टिप। जब ये तीनों चीज़ें एक लाइन में आती हैं तो हम उसे कहते हैं साइट अलाइनमेंट। जैसा आप यहाँ पिक्चर में क्लियर दिख रहा है, आईज, यू एंड आई, जब ये तीन एक लाइन में आते हैं तो ये साइट अलाइनमेंट होता है। अब आप आगे लगा दीजिए एक टारगेट, राइफल के आगे एक टारगेट और रख दीजिए, फिर हमारी आँख, बैक साइड यू, फोर साइड टिप एंड टारगेट। जब ये चार चीज़ें एक लाइन में आती हैं तो वो साइट पिक्चर कहलाती है। देन हमारा आता है एमपीआई एंड ग्रुप। एमपीआई क्या होता है? जब हम फायरर फायर करता है और उसकी फायरिंग खराब हो जाती है, किस वजह से? या तो उसकी खुद की गलतियों की वजह से या मौसम की गलतियों की वजह से। मौसम की वजह से राइफल, हवा चल रही है इधर उधर हो जाती है, बारिश पड़ रही है तो ध्यान से दिखाई नहीं देता ठीक से, तो वो गलतियों की वजह से जब फायरिंग खराब हो जाती है तो वो जो ग्रुप बनाती है, जो टारगेट पे गोलियां लगती है, उनका जो एवरेज होता है वो एमपीआई कहलाता है। देन हमारा आता है ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? जब हम फायरिंग करते हैं तो जब सारी गोलियां एक सुराख से निकलती हैं और कुछ गोलियां एक दूसरे के आसपास लगकर एक सुराख बनाती हैं, तो टारगेट पे वो जो लगी गोलियां होती हैं उनका जो खाका बनता है उसे ग्रुप कहते हैं। यानी टारगेट पे जहाँ गोलियां इकट्ठी पास और इकट्ठी हो जाए एक जगह, चाहे वो एक सुराख में से कई सारी निकल जाए, चाहे आस पास ही बहुत बड़ा खाका सा बना दे, तो वो हमारा कहलाता है ग्रुप। देन हम लोग आते हैं शूटिंग। शूटिंग के टाइप्स जो एनसीसी में होते हैं, तो एनसीसी में शूटिंग चार तरीकों से करवाई जाती है: ग्रुपिंग फायर, एप्लीकेशन फायर, स्नैप शूटिंग, एडवांस शूटिंग। ये चार टाइप्स हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ग्रुपिंग फायर बता देती हूँ। ग्रुपिंग फायर का टारगेट कुछ ऐसा ही होता है, बट उसमें टारगेट जो होता है वो वाइट कलर का होता है और वो कुछ इस तरह का होता है। जैसे ये ब्लैक है तो इसमें ये आधा वाइट होता है, ये नीचे का हिस्सा ये सारा वाइट होता है और ये भी वाइट होता है, पर बाकी ये जो ब्लैक होता है। ओके, तो उसका कुछ इस तरह का होता है। देन हमारा आता है, सबसे पहले हम लेंगे ग्रुपिंग फायर। ग्रुपिंग फायर का मैंने आपको टारगेट बता दिया है कैसा होता है, इतने ही सर्कल होते हैं। तो ग्रुपिंग फायर जो है, कैडेट 25 मीटर की दूरी से कराया जाता है कैडेट्स को। इसमें 5 गोलियां मिलती हैं और एक छोटा ग्रुप बनाना पड़ता है। जहाँ भी आपने सबसे छोटा ग्रुप बनाया वही आपका ग्रुपिंग फायर कहलाएगा। ग्रुपिंग फायर जो ग्रुपिंग नापी जाती है वो सेंटीमीटर से मापी जाती है और सेंटीमीटर के ग्रुप के अकॉर्डिंग ही, यानी मान मान लीजिए आपने 3 सेंटीमीटर का ग्रुप बनाया है तो उस 3 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ही आपको पॉइंट्स मिलेंगे। इसमें जो मैक्सिमम पॉइंट होते हैं वो 40 होते हैं, यानी 40 में से ही पॉइंट्स मिलते हैं। इसमें पॉइंट्स कुछ इस तरह से मिलते हैं कि अगर आपने गोलियां आपका जो ग्रुपिंग बनी है 5 गोलियों की, अगर आपकी 2.5 से कम की बनी है या 2.5 की बनी है तो 40 मार्क्स मिलेंगे। 3.0 की बनी है तो 36 मार्क्स मिलेंगे, या उससे कम की बनी है तो भी 36। और अगर आपने 3.5 से कम ज़्यादा की बनाई है तो आपको 32 मिलेंगे। फिर देन 40, 4.0, देन 4.5, देन 5.0, यानी आपके -4 -4 -4 -4 होते चले जाएंगे। यानी 2.5 से बिलो 40 मार्क्स एंड 2.5 टू 3.0 आपके 36 मार्क्स। देन 3.0 टू 3.5 आपको 32 मार्क्स मिलेंगे। देन 4.0 टू 4.5 आपको 24 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से मार्क्स की इसमें डिवाइडेशन होता है। देन होता है हमारा एप्लीकेशन फायर। एप्लीकेशन फायर जो है, इसमें 5 गोलियां दी जाती हैं कैडेट्स को और ये भी 25 गज की दूरी से ही किया जाता है। और इसमें जो टारगेट के सर्कल में अंदर लगने पर पॉइंट्स मिलते हैं। यानी ये जो सर्कल है, ये टारगेट के मान लीजिए आपने गोली सर्कल के यहाँ इस पॉइंट पे मारी या इस पे मारी या सबसे अंदर वाले पे मारी, तो सर्कल के अकॉर्डिंग इसमें पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप लोग मान लीजिए बाहर वाले पे मारी, सबसे अंदर वाले पे मिलते हैं हमें 10 पॉइंट्स। देन हमें फिर इसके अंदर लिखे रहते हैं पॉइंट्स, मतलब सर्कल के नंबर लिखे रहते हैं, 10, 8, 9, 5 इस तरह से लिखे रहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है। देन हमारी आती है स्नैप शूटिंग। स्नैप शूटिंग ये भी 25 गज की दूरी से कराई जाती है। इसमें 5 गोलियां मिलती हैं और ये इसका जो टारगेट होता है वो होता है फिगर 11। फिगर 11 टारगेट का इसमें यूज़ किया जाता है।
और इसमें जो टारगेट पे जो इंसान बना रहता है, जैसा आप देख रहे हैं फिगर में, इसमें ये टारगेट है, टारगेट में इंसान बना रहता है। अगर आपने गोलियां इस टारगेट के अंदर मारी हैं, चाहे वो आपकी यहाँ लगी हो, चाहे यहाँ लगी हो, चाहे यहाँ लगी हो, चाहे यहाँ कहीं भी लगी हो, पर अगर इसके अंदर है तो आपको पूरे 10 पॉइंट्स मिलेंगे एक गोली के, ठीक है। और अगर आपने इससे बाहर मारी है, मतलब आदमी से, इस सिपाही से बाहर मारी है आपने और टारगेट के अंदर है पर सिपाही से बाहर है, तो आपको 0 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। देन हमारा आता है एडवांस शूटिंग। और सॉरी, स्नैप शूटिंग में सबसे ज़्यादा जो पॉइंट्स मिलते हैं 50 मिलते हैं, क्योंकि 10-10 पॉइंट्स की 5 गोलियां होती हैं, 50 मार्क्स होता है इसका। अब आती है हमारी एडवांस शूटिंग। एडवांस शूटिंग का टारगेट कुछ ऐसा ही होता है, और इसमें जो पॉइंट्स होते हैं आप लोग देख रहे हैं, लिख रहे हैं कैसे कैसे मिलते हैं। यानी जिस सर्कल में आपने गोली लगी है, सर्कल के पॉइंट्स डले हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे। आपने 9 में मारा है तो आपको 9 पॉइंट्स मिलेंगे, 8 में मारी है तो 8 पॉइंट्स मिलेंगे। पर एडवांस शूटिंग जो होती है ये 3 टाइप से करवाई जाती है, यानी इसके 3 स्टेप्स होते हैं। इसकी जो पोजिशंस होती हैं वो सबसे पहली लाइनिंग, देन स्टैंडिंग, देन नीलिंग, 3 पोजीशन से कराया जाता है। और ये .22 डिलक्स राइफल से कराया जाता है सपोर्ट। और जो इसमें क्या कहते हैं, लाइनिंग पोजीशन होती है वो सपोर्टिंग फायर होती है। लाइनिंग पोजीशन सपोर्ट फायर से कराया जाता है, सपोर्टिंग, सपोर्ट देकर। जो लाइनिंग फायरिंग होती है ना, वो 2 टाइप की होती है, एक विद सपोर्ट एंड एक विदाउट सपोर्ट। तो ये विद सपोर्ट से करवाई जाती है। और एडवांस शूटिंग में जो 25 मीटर की दूरी से टारगेट पे फायर कराया जाता है, इस पर जो टारगेट यूज़ किया जाता है वो NRAI टारगेट यूज़ किया जाता है। और इसमें हर राउंड में, यानी लाइनिंग में आपको 5 गोलियां मिलेंगी, और स्टैंडिंग में आपको 5 मिलेंगी, नीलिंग में आपको 5 मिलेंगी, हर पोजीशंस में आपको 5-5 गोलियां मिलेंगी। और एक गोली के 10 पॉइंट्स होते हैं, यानी टोटल 150 मार्क्स में से आपको मार्क्स दिए जाते हैं, यानी टोटल आपको 15 गोलियां मिलती हैं, एक गोली के 10 पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब आते हैं हम लोग फायरिंग पोजीशंस के नाम। फायरिंग पोजीशन, सबसे पहले हम लोग सिद्धांत पढ़ेंगे, नाम आपको अभी बाद में बताऊंगी थोड़ी देर में। फायरिंग पोजीशंस के जो सिद्धांत होते हैं, यानी प्रिंसिपल्स होते हैं, वो 3 होते हैं। मजबूत पकड़, दुरुस्त शिस्त, दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन। यानी दुरुस्त ट्रिगर का दबाना, करेक्ट ट्रिगर ऑपरेशन। मजबूत पकड़ यानी करेक्ट होल्डिंग, दुरुस्त शिस्त यानी करेक्ट एमिंग, दुरुस्त ट्रिगर का दबाना यानी करेक्ट ट्रिगर ऑपरेशन। मजबूत पकड़, आपकी फायरिंग अच्छी कैसे होगी? अगर आप लोग राइफल को कस के पकड़ के रखेंगे तो यानी आपकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। कोनी, इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है, आपको कोनी नहीं हिलानी होती। इसमें मजबूत पकड़ वही होता है कि लाइनिंग पोजीशन में अगर आप विदाउट सपोर्ट फायर कर रहे हैं या सपोर्टिंग फायर कर रहे हैं, तो आपने कोनी एक बार जहाँ टिका ली और आपने फर्स्ट जो राउंड फायर किया है, जहाँ पे भी कोनी टिका के आपने वो राउंड फायर किया है, आपको वो वही टिकानी पड़ेगी। आप उसे बार बार चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप चेंज करोगे तो आपकी एमिंग बेकार हो जाएगी। आपका जो टारगेट पे आप एम करोगे वो इधर उधर जाके लगेंगे, क्योंकि जब वो हर बार हिलती रहेगी कोनी अपनी पोजिशन से, तो वो नॉर्मल सी बात है, एम आपका चेंज हो जाएगा। देन आता है दुरुस्त शिस्त, यानी करेक्ट एमिंग। इसमें क्या होता है, इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि हमने जहाँ भी, जब भी हम सांस लेके राइफल ऊपर करते हैं, तो हमें देखना पड़ता है कि हमने पहला एम कहाँ लिया है। हमने जहाँ पे भी पहला एम लिया है, देन हमने सेकंड एम लिया, हमने वही ले लिया, एंड देन हम थर्ड एम जब लेते हैं तो मोस्टली होता है कि हम फर्स्ट एम भूल जाते हैं कि पहली कहाँ लिया, तो इस तरह से चेंज होती चली जाती है। तो हमें हर बार जो एम लेना होता है वो हमें जहाँ हमने पहली गोली मारी है वहीं एम करना होता है। हमने एम बराबर रखना होता है। कोई भी ये नहीं कि पहले वाला हल्का सा लेफ्ट हो गया, सेकंड वाला हल्का सा राइट हो गया, तो वो फैल जाएगी, ग्रुपिंग नहीं बनेगी। और सबसे ज़्यादा पॉइंट्स इसमें ग्रुपिंग के मिलते हैं। देन आता है दुरुस्त ट्रिगर का दबाना। दुरुस्त ट्रिगर यानी करेक्ट ट्रिगर ऑपरेशन। इसमें होता है कि आप जब राइफल लोड हो जाती है हमारी और हम एम एम भी तैयार कर लेते हैं, देन हमारा आता है ट्रिगर ऑपरेशन। हम ट्रिगर को दबाते हैं, कुछ होते हैं कि ट्रिगर को एकदम से झटके से क्लिक कट एकदम कर दिया, हमें ऐसा नहीं करना होता। हमें उंगली जो है अपनी धीरे धीरे पीछे की तरफ खींचनी होती है, हल्के से पीछे की तरफ लेना होता है, तब वो एकदम सही होगा। क्योंकि अगर हम एक झटके में टिक कर देंगे
उसे पीछे की तरफ खींच देंगे तो क्या होता है, राइफल पे झटका लगता है और झटके से राइफल का जो बैरल होती है वो ऊपर की तरफ हो जाती है, तो हमारी एमिंग बेकार हो जाती है। तो राइट फायरिंग करने के लिए इन सिद्धांतों का पालन करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फायरिंग के सिद्धांत लिखिए या फायरिंग के उसूल लिखिए। तो आप लोग यही लिखिएगा, 3 मजबूत पकड़, दुरुस्त दुरुस्त ट्रिगर का दबाना। देन आती है हमारी फायरिंग पोजीशंस। फायरिंग की टोटल 4 पोजीशंस होती हैं, खड़े होकर, घुटनों के बल बैठकर, बैठकर और लेटकर, यानी स्टैंडिंग पोजीशन, नीलिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन एंड लाइनिंग पोजीशन। ये हमारी लाइनिंग पोजीशन है। लाइनिंग पोजीशन में हमें ध्यान रखना होता है कि हमारे जो पैर हैं पीछे, वो हमारी जितना भी, हमें ऐसा नहीं है ज़्यादा खोल लेने हैं या बिल्कुल बंद कर लेने हैं। अपने जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग, जो हमें बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल लगता है उसके अकॉर्डिंग पैर खोल के रखने होते हैं। हमारी जो कोहनी है वो हमें टिका के रखनी होती है राइफल से, और हो सके तो अपनी एक ही हाथ का मोस्टली यूज़ कीजिए, अपना लेफ्ट हैंड तो बिल्कुल हिलाइए ही मत। जब राइफल लोड करते हैं तो केवल राइट हैंड का यूज़ कीजिए और लेफ्ट हैंड पे ज़्यादा जोर ना पड़े, और अगर आप लोग से लेफ्ट हैंड बैलेंस नहीं होता है तो इस बात का ध्यान रखिए, आप हाथ कोहनी से उंगलियों तक के हाथ को इधर उधर टर्न कर सकते हैं, पर कोहनी अपनी जगह से ना हिलाएं। और अगर ऐसा होता है कि कभी कभी कोहनी के में दर्द होने लग जाता है एक जगह टिकाए टिकाए, तो बेटर होगा कि उसका एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, उसके लिए आप कोहनी के नीचे एक हैंकी रखो, और उससे आपके जो कोहनी में दर्द भी नहीं होगा, कुछ चुभेगा भी नहीं, और आपकी कोहनी जो है एकदम सपोर्टिव वहीं टिकी रहेगी, आपकी बैलेंसिंग अच्छी होगी, जिससे और बैलेंसिंग अच्छी होगी तो यानी आप अच्छे से एम ले सकते हैं, फायरिंग अच्छे से कर सकते हैं। ये है हमारा घुटनों के बल बैठकर। घुटनों के बल बैठकर में एक हाथ पैर आप देख रहे हैं किस तरह से आगे की तरफ है, और दूसरा घुटनों से मुड़ मुड़ के पीछे है, जिस पे बैठे हैं। एक हाथ जो है हमें घुटने पर कोहनी से टिकाना होता है, एक थोड़ा हवा में होता है, और जो बट है राइट साइड, वो हमारे राइट साइड के गाल पे लगी होती है। एम करना होता है। ये हमारी घुटनों के बल बैठकर लीनिंग पोजीशन है। ये हमारी बैठकर पोजीशन है। मोस्टली लोगों को पता नहीं होता, सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि घुटनों के बल बैठकर और बैठकर पोजीशन क्या है, यानी सिटिंग और नीलिंग पोजीशन क्या है। ये हमारी ये हमारी नीलिंग पोजीशन है, और ये हमारी बैठकर है। इसमें जो हमारे बम होते हैं वो नीचे होते हैं, एंड देन हमारी एड़ियाँ जो होती है वो जमीन से लगी होती है दोनों, और बैठकर दोनों हमारे जो हाथ होते हैं वो हमारे घुटनों पर लगे होते हैं, और बट हमारी वही राइट पर लगी रहती है। ठीक है। देन हमारी आती है स्टैंडिंग पोजीशन। स्टैंडिंग पोजीशन क्या होती है, इसमें हमें खड़े होकर जो टारगेट से हल्का सा टर्न होना पड़ता है, यानी तिरछा होना पड़ता है, और दोनों हाथ इसमें हवा में रहते हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं, इस तरह से करते हैं, पर सपोर्टिंग फायर इसमें सपोर्ट भी मिल जाता है। एक उसके अलावा एक तरीका है कि आप लोग जो टारगेट से है तिरछा रखिए अपनी बॉडी को, और जो अपनी कोहनियाँ वो अपने थोड़ा पेट के साइड में थोड़ा सा लगा के रखिए सपोर्ट के लिए, एंड अपना अपर अपर पार्ट, बॉडी का अपर पार्ट, उसको थोड़ा सा पीछे की साइड झुका के रखिए, या फिर आगे की साइड झुका सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें, आपका सपोर्ट जो भी बने राइफल के अकॉर्डिंग। और पैर अपनी हाइट के अकॉर्डिंग ही खोलिएगा, उससे आपका फायर अच्छा होगा, मजबूत अच्छी बनेगी। ठीक है। फिर है पोजीशंस लेने के तरीके। मैं आपको बता देती हूँ कुछ पोजीशन लेने के तरीके हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। शरीर के नीचे आप जब आप फायरिंग करते हैं तो आपके शरीर के नीचे कोई भी चुभने वाली चीज़ ना हो, क्योंकि वो चुभेगी तो आपको दर्द होगा, जिसकी वजह से आपकी बैलेंसिंग गड़बड़ होगी। देन आता है राइफल जो है ज़मीन से ऊपर हो। कभी भी राइफल को ज़मीन के नीचे मत रखिएगा, यानी ज़मीन से बिल्कुल लगा के या कैसे भी, क्योंकि बैरल में धूल वगैरह घुस जाती है, जिसकी वजह से अम्यूशन वहाँ फंस जाता है और अच्छा भी नहीं जा पाती फायरिंग आपकी। देन होता है कि अपना जो हमेशा आप फायरिंग करते हैं तो उससे हमेशा अपने बदन को तिरछा रखिए, ताकि बैलेंस भी अच्छा बने और आपकी फायरिंग जो है राइफल एकदम सीध में आ सके, इक्वल बॉडी बैलेंस एंड राइफल बैलेंस दोनों कवर हो सके। देन आता है हमारे पैर के कद, मतलब हमारे कद के अकॉर्डिंग, बॉडी के अकॉर्डिंग या हाइट के अकॉर्डिंग हमारे पैर खुले हों, कभी भी कम ज़्यादा ना खुले हों, अकॉर्डिंग जितने में आपको कंफर्टेबल होता हो बैलेंस करना उतने में। देन आता है एडी ज़मीन पर बैठी हुई हो। एडी हमेशा ज़मीन से लगी होनी चाहिए। आप इधर-उधर हिलाओगे, उसे इधर-उधर करोगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी बहुत ज़्यादा। उससे एमिंग बेकार हो जाएगी, बैलेंसिंग नहीं बन पाएगी।
देन हम लोग आते हैं, ये सपोर्टिंग फायर है। सपोर्टिंग फायर देख लीजिए, राइफल के हमेशा बैरल को ना थोड़ा सा आगे की तरफ रखिए। सपोर्ट से बैरल आगे होनी चाहिए। जो आपका राइफल का लकड़ी वाला हिस्सा होता है वो सपोर्टिंग फायर में यूज मतलब सैंड बैग पर रखिए। लकड़ी वाला हिस्सा सैंड बैग पर रखिए और बैरल जो है वो सैंड बैग से आगे की तरफ रखिए, क्योंकि फिर जो झटका मिलता है ना तो वो कवर कर लेता है सपोर्ट फायर में। ये हमारी सपोर्टिंग फायर है। देन जो है आते हैं हम लोग राइफल की सफाई के सामान। ये राइफल की सफाई के सामान है, उनके नाम भी बता देती हूँ आप लोगों को। पुल थ्रू, चिंदी, तेल, ग्रेफाइट ग्रीस की ट्यूब, क्लीनिंग किट होती है जिसमें कॉम्बिनेशन टूल्स होते हैं, गैस रेगुलेटर की होती है, स्क्रू ड्राइवर होता है, स्कीवल होता है, रॉड होती है, फोरसाइट एडजस्ट करने वाले टूल्स होते हैं। ये हमारी रोड होती है, इसे रोड कहते हैं। जब अम्यूशन फंस जाता है राइफल में तो आगे बैरल की साइड से डाला जाता है और पीछे से बोल्ट खोल के इसे निकाल दिया जाता है। ये हमारा पुल थ्रू होता है। इसमें यहाँ चिंदी लगाई जाती है। एक सेकेंड, मैं बताती हूँ। ये यहाँ पे इसमें स्पेस होता है, सुई की तरह गड्ढा बना होता है जिसमें धागा डालते हैं। यहाँ पे चिंदी डाली जाती है हमारी। देन हमारी ये है हमारी चिंदी, ये कॉटन की होती है। ये तेल है, इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो राइफल की सफाई में यूज़ की जाती हैं। आपसे नाम पूछे जाएंगे तो आप 10 नाम मोस्टली याद कर लीजिएगा। स्क्रू ड्राइवर, रोड, पुल थ्रू, चिंदी, तेल और गैस रेगुलेटर की और फोर साइट एडजस्ट करने वाले टूल्स, इन सब के तो ज़रूर याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये तो। देन हम लोग आते हैं रेंज ड्रिल पर। सबको पता, मोस्टली लोगों को नहीं पता होता कि रेंज पर भी ड्रिल की जाती है। सबको पता है फील्ड पे ड्रिल होती है, पर रेंज पे ड्रिल होती है। जिन्होंने फायरिंग की होगी ये मोस्टली उन्हें ही पता होगा। सो मैं बता देती हूँ, रेंज ड्रिल होती है। रेंज ड्रिल में कुछ पॉइंट्स होते हैं। पहला होता है डिटेल, फिर होता है डिटेल नंबर, फिर होता है लिम्बर अप, फिर होता है टारगेट चेक, देन होता है फायरिंग समाप्त होने पर कार्यवाही। डिटेल जो होता है उसमें होता है कि कैडेट्स को बांट दिया जाता है रोज़ में। इसमें मोस्टली जो कम से कम 6 कैडेट्स भेजे जाते हैं एक डिटेल में। उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, अगर फायरिंग रेंज बड़ी है तो 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, पर 6 से कम कभी नहीं भेजे जाते। तो एक डिटेल में 6 कैडेट्स होते हैं। उसमें होता है कि ये कार्यवाही होती है एक तरह से। तो ड्रिल इस तरह से होती है, डिटेल बाँट दी जाती है 6-6 कैडेट्स की। देन फर्स्ट और सेकंड डिटेल को भेजा जाता है आगे। फर्स्ट डिटेल अपना म्यूशन और टारगेट लेती है, आगे जाती है और अपनी जहाँ उनकी सैंडबैग्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे जहाँ उन्हें फायरिंग करनी होती है 25 गज़ पे, वहाँ जाके वो खड़े हो जाते हैं। ठीक है? उनके हाथ में राइफ़ल्स होती हैं अपनी खुद की। वो अपनी राइफ़ल्स को सैंडबैग्स, आधी सैंडबैग पर और आधी ज़मीन पर टिकाकर वो राइफ़ल को खड़ा करते हैं। देन टारगेट्स लगाए जाते हैं। टारगेट लगा के वापस अपनी जगह पर आते हैं एंड जो सेकंड डिटेल होती है वो इतने टारगेट लेके एम्यूशन लेके बैठ जाती है जब तक सेकंड डिटेल नहीं आती। यानी फर्स्ट डिटेल अपनी कार्यवाही कर रही है और सेकंड तैयार है अपनी जाने के लिए आगे। देन होता है डिटेल नंबर। डिटेल नंबर होता है, उस्ताद होते हैं वहाँ पे, तो फायरिंग उस्ताद। तो वो बोलते हैं आप लोगों से कि डिटेल नंबर। डिटेल नंबर होता है एक तरह से आप लोगों की क्लास में अटेंडेंस ली जाती है, उस तरह से वहाँ अटेंडेंस ली जाती है कि मतलब जो कैडेट्स आए हैं वो अपने नंबर पर आए हैं या नहीं आए हैं। कि वो बोल जब उस्ताद डिटेल नंबर बोलते हैं तो फिर कैडेट्स कहते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। इतना डन होता है तो इसे कहते हैं डिटेल नंबर। देन होता है लिम्बर अप। तो जो हमारी राइफल रखी जाती है वो लोड की जाती है। लोड करे जाने के बाद कैडेट्स उस्ताद बोलते हैं लिम्बर अप। देन राइफल ऊपर की तरफ की जाती है, यानी टारगेट के पास, टारगेट के सीध में लाई जाती है, अपना एमिंग लिया जाता है। लिम्बर अप करने का हमें अपना एम लेना होता है। एम लेने के बाद हमारी फायरिंग हो जाती है। देन आता है टारगेट चेक। एम होने के बाद अपनी राइफल उठानी होती है टारगेट फायरिंग होने के बाद। फिर हम लोग एग्जामिनर के सामने जाते हैं। एग्जामिनर के पास हमारे फिर टारगेट्स आते हैं, टारगेट चेक होते हैं। टारगेट चेक होने के बाद में हम लोग वापस अपना वही डिटेल में जाके बैठ जाते हैं एंड देन सेकंड डिटेल सेम यही कार्यवाही करती है। फायरिंग समाप्त होने पर कार्यवाही होती है कि जब हम लोग जाते हैं, अपने हमारे टारगेट दे दिए जाते हैं हमें, तो वहाँ पे
रिपेयर करने वाले होते हैं, जो टारगेट्स को रिपेयर करते हैं। तो वहाँ पे उनके पास अपने टारगेट देने होते हैं और वो हमारे टारगेट्स को रिपेयर करते हैं। एंड देन हमें वापस जाके बैठना होता है सेम ड्रिल करते हुए। एक हाथ में हमारी राइफल होती है, दूसरे हाथ हमारे को ड्रिल करनी होती है दूसरे हाथ से। एंड देन यही कार्यवाही बार बार रिपीट की जाती है। फिर आते हैं कुछ प्रोसीजर्स हैं रेंज ड्रिल के, कुछ कार्यवाही है रेंज की, जिनमें कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है रेंज पर। वो है एम्यूशन होना, टारगेट रिपेयर करने का सामान, सीटी यानी जिससे आपस में संपर्क किया जा सके, जिसे कहते हैं मिलाप का सामान। फिर आता है रेंज स्टैंडिंग ऑर्डर, यानी खड़े होने के तरीके, वही डिटेल वाला। देन आता है फायरिंग पॉइंट और बट रजिस्टर, यानी जिसमें फायरिंग के पॉइंट्स, जिस कैडेट ने जितने पॉइंट्स किए हैं उनके नाम वगैरह होते हैं, उनके पॉइंट्स लिखे जाते हैं। और किस किस कैडेट ने राइफल्स पे नंबर होते हैं, तो वो नंबर चढ़ाए जाते हैं किस राइफल से कितने पॉइंट्स हुए हैं। इससे राइफल कौन सी राइफल कितनी अच्छी चल रही है इससे पता चलता है। इसी के अकॉर्डिंग ही देख के राइफल की जो एमिंग सेट की जाती है। ठीक है। देन आता है काजल, कागज, पेंसिल, क्लिपबोर्ड, ये सब यूज किए जाते हैं। संतरियों की जो कुर्ती होती है, जैकेट, संतरियों का, ये बात हमेशा ध्यान में रखना, फायरिंग रेंज पर संतरियों का होना हमेशा बहुत 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 इम्पोर्टेंट होता है। और जो संतरियों को खड़ा किया जाता है, उन्हें ऑरेंज कलर की जैकेट पहना के खड़ा किया जाता है। एंड जहाँ पे फायरिंग हो रही होती है वहां से थोड़ी दूर दूर रेड कलर के झंडे लगा दिए जाते हैं, ताकि दूर के लोग जो हैं उन्हें पता चल जाए कि इधर फायरिंग की जा रही है, ताकि वो लोग उस साइड ना आए और गोलियां अगर इधर उधर लगती हैं तो उनके ना लगें। तो फायरिंग रेंज पर संतरियों का बहुत बड़ा काम होता है। और ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है कि संतरियों की जो जैकेट होती है वो किस कलर की होती है, तो वो ऑरेंज कलर की होती है। फायरिंग रेंज पर फर्स्ट एड बॉक्स होता है, सैंड बैग होते हैं, सीट ग्राउंड होती है यानी जिस पर फायरर लेटते हैं, नीलिंग पोजीशन वगैरह होती है। सैंड बैग आपको पता ही है, सपोर्ट फायरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। कुर्सी मेज होते हैं, पानी का बंदोबस्त होता है, नाश्ता पानी भी होता है, टेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। देन हम लोग आते हैं इन्फेंट्री वेपन्स। इन्फेंट्री वेपन्स बहुत सारे होते हैं, पर उनमें से कुछ मैं बता देती हूँ। स्टेन गन होता है, स्टेन गन को हम स्टेन मशीन कार्बाइन भी बोलते हैं। और सेकंड है हमारा 51 mm मोटर। फिर है हमारा HE ग्रेनेड यानी हैंडमेड ग्रेनेड। देन आता है हमारा पिस्टल। ये होता है स्टेन गन। ये एक स्वचालित शस्त्र है, जो जिसमें एक एक गोली या बौछार फायर करते हैं। यानी ये खुद चलने वाला एक शस्त्र यानी वेपन है, जिससे एक एक गोली फायर की जाती है, उनकी बौछार होती है एक एक गोली करके। इसमें ऐसा नहीं है बार बार लोड करनी पड़ती है, इसमें एक एक गोली निकलती है और उसकी बौछार होती है। और ये क्लोज क्वार्टर बैटल के लिए यूज़ की जाती है। इसे एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है, स्टेन गन कैसा हथियार है? तो स्टेन गन एक क्लोज क्वार्टर बैटल का हथियार है, जो बहुत फास्ट से यूज़ किया जाता है। देन है हमारा 2 इंच या फिर 51 mm मोटर। ये जो होते हैं ये प्लाटून हेडक्वार्टर का तोपखाना होता है। इससे विभिन्न प्रकार के बमों, या जैसे कि मान सकते हैं हम अति विस्फोटक बम, स्मोक बम, सिग्नल बम, पैराशूट बम का फायर किया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा या मूवीज वगैरह में देखा होगा कि एक गन होती है, जिससे आप लोगों को देखने में गनी लगती है पर वो मोटर होती है, जिससे स्मोक फायर वगैरह किए जाते हैं, सिग्नल्स दिए जाते हैं आपस में एक दूसरे को, शत्रु सिग्नल्स देते हैं। या अगर हमारी टीम का कोई मेंबर कहीं फंस जाता है और सामने शत्रु शत्रु के उसमें फंस गया है वो, तो हमें सिग्नल देता है, तो वो मोटर इसी 51 mm का मोटर का यूज़ करता है, जो बम वगैरह से सिग्नल वगैरह देने के लिए काम आता है। ठीक है। देन हमारा है HE ग्रेनेड। ये एक हल्का हथियार है, इसे दुश्मनों के ऊपर हाथ से या फिर GF राइफल की सहायता से फेंकते हैं। याद रखिएगा, इसे या तो हाथ से फेंका जाता है या फिर GF राइफल की हेल्प से फेंका जाता है। इसे तीन तरह के होते हैं ये, सिखलाई वाले, ड्रिल प्रैक्टिस वाले और सर्विस।
यानी शत्रु पर फेंकने वाले। सिखलाई वाले जो होते हैं वो होते हैं केवल हमारे जो कमांडर मतलब जो हमारे कैडेट्स होते हैं उनको केवल सिखाने के लिए कैसे फेंकते हैं, क्या यूज़ होता है, इन सब के लिए सिखाने वाले वो अलग होते हैं ताकि वो उनको हार्म ना करें। देन हमारे होते हैं ड्रिल प्रैक्टिस वाले, यानी जो हम ड्रिल वगैरह करते हैं उसमें यूज़ किए जाते हैं, डेली वेज में यूज़ किया जाता है कि कैसे फेंक रहे हैं कैसे नहीं। तो वो होते हैं ड्रिल प्रैक्टिस वाले। देन होते हैं सर्विस वाले, शत्रु पर फेंकने वाले। ये हार्मलेस होते हैं, यानी इनका यूज़ हम आपस में प्रैक्टिस में नहीं कर सकते। ये केवल शत्रु पे यूज़ किया जाता है क्योंकि ये हार्मलेस होते हैं। अगर हम लोग ड्रिल प्रैक्टिस में इनका यूज़ करेंगे तो हम ही लोग मर जाएंगे। देन आती है हमारी पिस्टल। पिस्टल जो है ये एक मुठभेड़ की लड़ाई का हथियार है और इसकी बैरल छोटी होने की वजह से ये सभी दिशाओं में शीघ्रता से फायर किया जा सकता है इससे। और ये सेना में मोस्टली आमतौर पे ये जो है अफसर्स या जेसीओ के पास ही मिलती है क्योंकि ये उनका व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए होती है। पिस्टल फायर जो है ये दो तरीकों से किया जाता है। ये है सिंगल एक्शन और डबल एक्शन। सिंगल एक्शन होता है कि पिस्टल से को फायर करके हर बार साफ किया जाता है, लेकिन डबल एक्शन में ऐसा नहीं होता है। पिस्टल एक्शन मतलब सिंगल एक्शन में जो पिस्टल से हम फायर करते हैं तो उसे बार बार साफ करना पड़ता है, पर डबल एक्शन में ऐसा नहीं होता, हमें उसे बार बार साफ नहीं करना होता है। तो गाइस, आज की हमारी क्लास हो गई है यही। आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बता देती हूँ, एक दो क्वेश्चन। जैसे कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप और कोई क्वेश्चन याद कीजिएगा या मत कीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन आता है, LMG कितने बड़े भागों में खुलती है? तो इसका आंसर है LMG 5 बड़े भागों में खुलती है, जो है पिस्टन ग्रुप, बैरल ग्रुप, बट ग्रुप, बॉडी ग्रुप और बाइपॉड ग्रुप। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पिस्टन ग्रुप, बैरल ग्रुप, बट ग्रुप, बॉडी ग्रुप, बाइपॉड ग्रुप। ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अगर आप लोग को कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोगों को मेरे नोट्स चाहिए जिनसे मैंने अभी पढ़ाया है, आप लोग नोट्स का डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो में मिल जाएगा, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं PDF डाल दूँगी, और अगर कहीं किसी को कोई परेशानी हो, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूँगी। और एक बात और, सब लोग पूछते हैं कि राइफ़ल्स के जो आपको पार्ट्स के नाम याद करने हैं, या फिर क्या कहते हैं आपको उनकी जो कारगर रेंज वगैरह इन सबको याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो आपको आसानी होगी कि आप लोग एक-एक करके ऐसे याद ना करें, आप एक टेबल बना लें, कंपेयर करें आपस में सारी टे जैसे आपने हेडिंग डाल दी कि फीचर्स ऑफ राइफल, देन 0.22 एसएलआर, इंसास, LMG, इन सबको एक साथ उतार लिया, देन आपने टेबल में डिवाइड कर दिया, फिर आपने डाल दी कारगर, रेंज, मजल, वेलोसिटी वगैरह। तो आप लोगों ने उनके आगे लिखते चले जाएँ। फिर आप ऐसे याद कर सकते हैं 25 गज़, 300 गज़, 400 गज़, 500 मीटर, इस तरह से याद कर सकते हैं। बहुत आसान होगा, वो आपके लिए बहुत ईज़ी होगा। एक क्वेश्चन और कि होता है कि क्या कहते हैं, क्वेश्चन आता है कि राइफल्स के पार्ट्स के नाम, तो मोस्टली भूल जाते हैं कि कौन से राइफल का कौन सा पार्ट होता है। तो मैं कुछ पार्ट्स बता देती हूँ जो कॉमन होते हैं सभी में। वो होते हैं बट प्लेट, बट बोल्ट, नाब, बोल्ट हेड, ट्रिगर, ट्रिगर गार्ड, ट्रिगर स्प्रिंग, मैगजीन, बैक साइड यू, फोर साइड टिप, चैम्बर। तो ये कुछ पार्ट्स हैं जो मोस्टली सभी राइफल्स में आपको कॉमन मिलेंगे। अगर आप बाई चांस किसी राइफल का कोई पार्ट भूल जाते हैं तो ये आपके लिए हेल्प कर सकता है। कॉमन याद कर लीजिए, देन उनके अलग अलग याद कर लीजिए, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, आज की क्लास। थैंक यू सो मच।